आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिटरेचर कल्चर और म्यूजिक में। आज मैं कक्षा 12 CBSE के विद्यार्थियों के लिए आलोक धन्ना की एक कविता पतंग लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं कविता शुरू करूँ, मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं पतंग नामक कविता पर। पतंग आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत उत्साहित होते हैं पतंग उड़ाने में, और बच्चों में और पतंग में क्या तुलना कवि ने की है, चलिए कविता के माध्यम से आप और हम साझा करते हैं। कवि लिखते हैं, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि कह रहा है कि शरद ऋतु भादो बीत चुका है, अब शरद ऋतु आई है, और शरद ऋतु आने पर सूर्य जो है वो अपने लालिमा से वातावरण को बहुत ही सुंदर आनंददायक बना रहा है। और बच्चे जो हैं बरसात बीतने के बाद एक दूसरे पड़ोसी के बच्चों को, आपस में साथियों को पतंग चलाने के लिए इशारों से बुलाते हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए। कवि कहता है कि ये जो शरद ऋतु है ये बच्चों को इशारा कर रही है कि आप आइए, झुंड के रूप में आइए और पतंग उड़ाने का आनंद लीजिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और आकाश को मुलायम बनाना अर्थात बच्चे कोमल होते हैं, उनकी भावनाएं आकाश में उड़ते हुए पतंग की तरफ है। इसीलिए कवि कहता है कि आकाश को मुलायम बनाते हुए दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। कवि कह रहा है कि आकाश में बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो सबसे हल्की और नाजुक जो चीज पतंग है वह जब आकाश में उड़ती है तो बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी कह रहा है कि बच्चे जब अपने पतंग उड़ाते हैं और उनकी पतंग आकाश में उड़ती है तो वो बहुत आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, सीटियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं। और बच्चे जो हैं तितलियों के जैसे नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी भावनाएं भी बहुत नाजुक होती हैं। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और कभी आगे कह रहा है कि बच्चे कपास की भांति मुलायम होते हैं। जिस प्रकार से कपास बहुत मुलायम होता है, बच्चों की भावनाएं भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चे भी बड़े कोमल प्रकृति के होते हैं। और पृथ्वी पर उनके पैर टिकते ही नहीं, वो इतनी खुशी में है कि उछल उछल कर, किलकारियां मारकर, सीटियां बजाकर पतंग उड़ने का एहसास कराते हैं। और बच्चे होते हैं बड़े, उनको ज्यादा चिंता नहीं होती, बेसुध, अपनी चिंता नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे। इसलिए छतों को नरम बनाते हुए, कठोर जो छत है उस पर भी जब कोमल कोमल मुलायम बच्चों के पैर पड़ते हैं तो वो कठोर छत भी मुलायम बन जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे चारों तरफ दौड़ लगाते हैं, इधर उधर, और एक सेकंड में वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को माप देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जब अपनी मस्ती करते हैं तो दिशाओं पर भी नियंत्रण पा जाते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और बच्चे बेसुध होकर इधर उधर दौड़ने खेलने में दौड़ते हैं तो कभी कभी गिरने की नौबत आ जाती है। छतों के किनारे उनको ये पता नहीं होता कि अब हम गिरने वाले हैं, लेकिन गिरते गिरते संभल जाते हैं। और एक रोमांच, एक पैर नीचे लगा और देखा कि अरे गिरने वाला हूं, लेकिन झट से पैर ऊपर कर दिया, रोमांचित हो जाते हैं उस समय। तो उनका जो शरीर का जो संतुलन है वह उनको गिरने से बचाता है, और उस समय वह बड़े रोमांचित भावना का अनुभव करते हैं। फिर आगे कवि कह रहा है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कभी कह रहा है जैसे जैसे पतंग ऊपर बढ़ती जाती है, पतंग हवा में उड़ती जाती है, बच्चे भी स्वयं को ये महसूस करते हैं कि हम भी आकाश की ऊंचाई में पतंग के करीब हैं। और वही अनुभव, वही रोमांच उनको
साथ जोड़े रखता है और ऐसा लगता है कि मानो आकाश में पतंग नहीं बल्कि बच्चे स्वयं उड़ रहे हैं। अगली पंक्ति में कवि जो है, अगले पद में कवि जो है बच्चों के गिरने और गिरने के बाद संभलने की बात कर रहा है, क्योंकि जीवन में बहुत आवश्यक है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें असफलता मिलती है, लेकिन असफलता के बाद हम कुछ नया सीखकर जब सफलता की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी में बहुत सुखद एहसास होता है। ऐसे ये बच्चों के साथ में भी जुड़ा है कि जब वो गिरते हैं, गिरकर फिर संभलते हैं तो उनका जीवन पहले से मजबूत, पहले से अच्छा बन जाता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कभी कह रहा है कि अभी पतंग चलाते चलाते कभी अगर बच्चे गिर भी जाते हैं खतरनाक किनारे, अगर वो छत पे पतंग चलाते तो किनारा खतरनाक हो गई, वो बेसुध रहते हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम गिरने वाले हैं। लेकिन गिरते गिरते अगर वो संभल जाते हैं तो वो और भी निडर हो जाते हैं। उनके मन के अंदर का जो डर है वह डर जो है दूर हो जाता है और एक नए उत्साह से, एक नई उमंग से, एक नए आत्मविश्वास से वे आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों की ओर। और कभी अंत में कह रहा है कि यदि बच्चा गिरकर संभलना सीख जाता है तो उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि उसको किसी भी बात का भय नहीं रहता और वह अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। स्वयं धरती भी यह उत्सुकता लिए बैठती है कि बच्चों के पैर मेरे पे पड़े, या बच्चों के भावनाओं के प्रति पृथ्वी की भी यही भावना होती है कि बच्चों के पैर पड़ने से पृथ्वी स्वयं को भी सुखद अनुभूति की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से हमने आलोक धन्ना की कविता पतंग और बच्चों के बारे में क्या उसका संबंध है, इसको हमने पढ़ा। सीबीएसई 12वीं विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी प्रकार की शिक्षण सामग्री 10 और 12 सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए अपने चैनल पर लगातार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।